जिस पिता ने सरकारी इंजीनियर की नौकरी करते हुए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से ये आलीशान बंगला बनाया, उसी पिता को बेटे भू ने एक दिन कुत्ते की थाली में खाना देना शुरू कर दिया। उन्हें लगा बूढ़ा अब बेबस है, लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस दिन सच्चाई सामने आएगी उसी दिन उन्हें पूरे मोहल्ले के सामने अपने ही पिता के पैरों में गिरकर रोना पड़ेगा। रात के करीब 9 बजे का समय था। शहर के पौश इलाके में बना वो बड़ा सा बंगला दूर से ही चमक रहा था। चारों तरफ ऊंची दीवारें, बड़ा लोहे का गेट और अंदर खड़ी 2 महंगी गाड़ियां। लेकिन उसी आलीशान घर के पीछे बने एक छोटे से कमरे में एक बूढ़ा आदमी चुपचाप जमीन पर बैठा हुआ था। उसका नाम था विनोद मिश्रा। सफेद बाल, झुका हुआ शरीर और आंखों में ऐसी थकान, मानो जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया हो। विनोद मिश्रा के सामने जमीन पर एक पुरानी स्टील की थाली रखी थी, लेकिन वो थाली उनकी नहीं थी, वो थाली घर के कुत्ते की थी। कुछ देर बाद दरवाजा जोर से खुला। उनकी बहू कविता गुस्से से अंदर आई। उसके हाथ में खाना था। उसने बिना कुछ कहे वही खाना उस कुत्ते वाली थाली में डाल दिया और थाली को बूढ़े विनोद मिश्रा की तरफ सरका दिया। लो, खा लो। उसकी आवाज में बिल्कुल भी सम्मान नहीं था। विनोद मिश्रा ने एक पल के लिए उस थाली को देखा, फिर धीरे से नजरें झुका ली। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, शायद इसलिए क्योंकि अब कहने को कुछ बचा ही नहीं था। उसी समय बाहर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। कविता चिल्लाई, टाइगर को खाना दे दिया क्या? बड़ा बेटा रोहित बाहर से बोला, हाँ दे दिया, उसी थाली में। कविता हंस पड़ी, ठीक है, बूढ़े को भी उसी में दे दिया है। ये सुनकर बाहर बैठे रोहित के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उस छोटे से कमरे में बैठे विनोद मिश्रा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से थाली की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर अचानक उनका हाथ वहीं रुक गया। शायद उन्हें अपनी पूरी जिंदगी याद आ गई थी। यही वो घर था जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से बनाया था। विनोद मिश्रा कभी सरकारी इंजीनियर हुआ करते थे। सिंचाई विभाग में उनकी बहुत इज्जत थी। 30 साल की नौकरी में उन्होंने दिन रात मेहनत करके ईमानदारी से पैसा कमाया, अपने दोनों बेटों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। इस बड़े से बंगले का एक एक ईंट उन्होंने अपनी मेहनत से लगवाया था। लेकिन आज उसी घर के एक छोटे से कमरे में उन्हें कुत्ते की थाली में खाना दिया जा रहा था। तभी बाहर से हंसी की आवाज आई। रोहित अपने दोस्तों के साथ ड्राइंग रूम में बैठा था। महंगे सोफे पर बैठकर वो जोर जोर से बातें कर रहा था। उन्हीं सोफों को खरीदने के लिए कभी विनोद मिश्रा ने अपनी कई महीने की बचत खर्च की थी। विनोद मिश्रा की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उन्होंने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। शायद वो नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें रोते हुए देखे। तभी गेट के बाहर खड़ा पड़ोसी संजय ये सब देख रहा था। उसे कुछ अजीब लगा। उसने देखा था, अभी थोड़ी देर पहले कविता उसी थाली में खाना डालकर विनोद मिश्रा के कमरे में गई थी, जिसमें रोज कुत्ते को खाना दिया जाता था। संजय के दिल में बेचैनी होने लगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि इस घर में जो हो रहा था उसकी सच्चाई अभी किसी को पता नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, रोहित और उसकी पत्नी कविता को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी को वे आज कुत्ते की थाली में खाना खिला रहे हैं, उसी आदमी ने कुछ हफ्ते पहले ऐसा कदम उठा लिया था, जिसकी खबर जब सामने आएगी तो इस पूरे घर की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। उस रात विनोद मिश्रा बहुत देर तक सो नहीं पाए। छोटे से कमरे की छत को देखते हुए उनकी आंखों के सामने बार बार अतीत की तस्वीरें घूमने लगी। कभी यही जिंदगी कितनी खूबसूरत हुआ करती थी। विनोद मिश्रा जब सिंचाई विभाग में सरकारी इंजीनियर बने थे, तब पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उनकी पत्नी सावित्री तो जैसे खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सावित्री बहुत ही सरल और संस्कारी महिला थी।
विनोद मिश्रा अक्सर कहा करते थे, अगर मेरी जिंदगी में सावित्री नहीं होती तो शायद मैं इतना आगे कभी नहीं बढ़ पाता। दोनों ने मिलकर बहुत संघर्ष किया था। नौकरी के शुरुआती दिनों में उनका घर छोटा सा था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। विनोद मिश्रा दिन रात मेहनत करते रहे। धीरे धीरे तरक्की मिली। फिर उन्होंने शहर के सबसे अच्छे इलाके में जमीन खरीदी। वहीं उन्होंने ये बड़ा सा बंगला बनवाया। जब घर बनकर तैयार हुआ था, उस दिन सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उन्होंने हंसते हुए कहा था, देखो जी, अब हमारे बच्चे इसी घर में बड़े होंगे। समय बीतता गया। दोनों बेटों रोहित और सुमित को उन्होंने अच्छे स्कूल में पढ़ाया। कभी उनकी किसी इच्छा को अधूरा नहीं रहने दिया। विनोद मिश्रा हमेशा यही सोचते थे, बच्चे खुश रहें, बस यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। करीब 5 साल पहले सावित्री अचानक बीमार पड़ गई। पहले तो सबको लगा मामूली बीमारी है, लेकिन जब डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि बीमारी गंभीर है। उस दिन अस्पताल के कमरे में बैठकर विनोद मिश्रा का दिल टूट गया था। उन्होंने सावित्री का हाथ पकड़कर कहा था, तुम ठीक हो जाओगी, मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूं। सावित्री हल्के से मुस्कुराई थी। अगर मैं चली भी जाऊं तो बच्चों का ख्याल रखना। विनोद मिश्रा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। लेकिन कुछ महीनों बाद वही हुआ जिसका डर था। सावित्री हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। उस दिन के बाद विनोद मिश्रा की जिंदगी बदल गई। घर वही था, लोग वही थे, लेकिन सब कुछ खाली खाली लगने लगा। शुरुआत में बेटों और बहू ने उनका बहुत ख्याल रखा। रोहित अक्सर कहता, पापा, अब आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। बहू कविता का व्यवहार धीरे धीरे कठोर होने लगा। वो अक्सर रोहित से कहती, इतना बड़ा घर है और ऊपर से बूढ़े की देखभाल भी करनी पड़ती है। पहले पहले रोहित चुप रहता था, लेकिन धीरे धीरे वो भी बदल गया। अब वो पिता से कम ही बात करता था। एक दिन तो हद ही हो गई। कविता ने गुस्से में कहा, अब इन्हें अलग कमरे में रखो, हर समय सामने पड़े रहते हैं। उस दिन पहली बार विनोद मिश्रा को महसूस हुआ कि वो इस घर में अब मेहमान भी नहीं रहे। और फिर एक दिन कविता ने गुस्से में ऐसा फैसला लिया जिसने इस घर की इंसानियत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उस दिन के बाद से विनोद मिश्रा को खाना देने का तरीका ही बदल गया। अब उनके लिए अलग थाली नहीं निकलती थी, क्योंकि बहू ने साफ कह दिया था, इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। और उसी दिन पहली बार विनोद मिश्रा के सामने कुत्ते की वही पुरानी थाली रख दी गई। उस पल उनका दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। शायद इसलिए क्योंकि उस समय तक उन्होंने एक फैसला मन ही मन ले लिया था। एक ऐसा फैसला जिसकी खबर अभी इस घर में किसी को नहीं थी। उस दिन के बाद विनोद मिश्रा की जिंदगी जैसे एक अंधेरे कमरे में कैद हो गई थी। घर वही था, लेकिन अब वो उस घर के मालिक नहीं, बस एक बोझ बनकर रह गए थे। धीरे धीरे उनका कमरा भी बदल दिया गया। पहले उनका कमरा घर के सामने था, जहां खिड़की से बगीचा दिखाई देता था। लेकिन अब उन्हें घर के पीछे बने एक छोटे से स्टोर रूम में भेज दिया गया था। कमरा इतना छोटा था कि उसमें एक पुरानी चारपाई और एक कुर्सी ही मुश्किल से आ पाती थी। लेकिन विनोद मिश्रा ने कभी शिकायत नहीं की। वे चुपचाप सब सहते रहे। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन उनके बेटे को अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि हालात और भी खराब होते चले गए। अब रोज शाम को वही दृश्य दोहराया जाता था। बहू कविता रसोई से खाना निकालती और बिना देखे वही खाना कुत्ते की थाली में डाल देती। फिर थाली को जमीन पर सरका देती। लो, खा लो। उसकी आवाज में आदेश होता था, सम्मान नहीं। विनोद मिश्रा कुछ पल उस थाली को देखते, फिर धीरे धीरे खाना खाने लगते। कभी कभी उनकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो आंसू भी चुपचाप गिरते थे।
घर में किसी को फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन घर की नौकरानी गीता ने ये सब देख लिया। वो चौंक गई। उसने धीरे से पूछा, बाबूजी, आप इसी में खाना खाते हैं? विनोद मिश्रा हल्के से मुस्कुरा दिए। कोई बात नहीं बेटी, खाना तो खाना ही होता है। गीता की आंखें भर आई, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। उसे नौकरी का डर था। धीरे धीरे मोहल्ले के कुछ लोगों को भी शक होने लगा। पड़ोसी संजय ने कई बार देखा था कि विनोद मिश्रा अक्सर अकेले बैठे रहते हैं और घर के बाकी लोग उनसे बिल्कुल बात नहीं करते। लेकिन इस घर की दीवारें इतनी ऊंची थी कि अंदर की सच्चाई बाहर नहीं आ पाती थी। उधर रोहित और कविता को अब बिल्कुल यकीन हो गया था कि बूढ़ा अब पूरी तरह बेबस हो चुका है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पिछले कुछ हफ्तों से विनोद मिश्रा चुपचाप घर से बाहर भी जा रहे थे। कभी बैंक, कभी किसी वकील के दफ्तर। एक दिन गीता ने देखा, विनोद मिश्रा साफ कपड़े पहनकर बाहर जा रहे थे। उसने पूछा, बाबूजी, कहीं जा रहे हैं? विनोद मिश्रा ने बस इतना कहा, थोड़ा काम है, और फिर वो धीरे धीरे गेट से बाहर निकल गए। उस दिन उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने कोई बड़ा फैसला ले लिया हो। उधर घर के अंदर रोहित अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था। कविता नए गहनों की ऑनलाइन खरीदारी कर रही थी। दोनों को पूरा भरोसा था कि ये बंगला, ये जमीन, ये बैंक बैलेंस, सब कुछ अब उनका ही है। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग था, क्योंकि जिस दिन विनोद मिश्रा बैंक से लौटे थे, उसी दिन उन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया था जिसके बारे में सोचकर भी रोहित और कविता के पैरों तले जमीन खिसक जाती। और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके किए हर अत्याचार का हिसाब अब धीरे धीरे तैयार हो चुका था। बस एक दिन, एक सही समय और एक सच्चाई का खुलासा बाकी था। उस दिन सुबह घर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। रोहित हमेशा की तरह ड्राइंग रूम में बैठा मोबाइल चला रहा था। कविता रसोई में खड़ी नौकरानी गीता को डांट रही थी, काम ढंग से नहीं होता तुमसे, हर चीज बार बार बतानी पड़ती है। गीता चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी। उधर पीछे वाले छोटे कमरे में विनोद मिश्रा अपनी चारपाई पर बैठे थे। उनके चेहरे पर आज एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें किसी बात का इंतजार हो। करीब 11 बजे अचानक घर के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। गेट के बाहर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी थी। उसके पीछे एक और गाड़ी थी। मोहल्ले के लोग उत्सुकता से देखने लगे। गेट खुला और 2 अधिकारी, एक वकील और 2 पुलिस वाले अंदर आ गए। रोहित उन्हें देखकर घबरा गया। वो जल्दी से खड़ा हो गया। जी, किससे मिलना है आपको? एक अधिकारी ने गंभीर आवाज में कहा। हमें विनोद मिश्रा जी से मिलना है। ये सुनते ही रोहित और कविता एक दूसरे को देखने लगे। रोहित ने धीरे से कहा, वो अंदर कमरे में है। उसी समय विनोद मिश्रा धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर आए। उन्हें देखते ही अधिकारी सम्मान से खड़े हो गए। नमस्ते मिश्रा जी। विनोद मिश्रा ने हल्का सा सिर हिलाकर अभिवादन किया। फिर अधिकारी ने अपने बैग से एक फाइल निकाली। पूरा माहौल अचानक गंभीर हो गया। रोहित की धड़कन तेज हो रही थी। अधिकारी ने फाइल खोलते हुए कहा, मिश्रा जी ने 2 महीने पहले जिला कार्यालय में एक आधिकारिक आवेदन दिया था। रोहित चौंक गया। कैसा आवेदन? अधिकारी ने शांत आवाज में कहा, अपनी पूरी संपत्ति के संबंध में। कविता का चेहरा सख्त हो गया। क्या मतलब? वकील ने कागज आगे बढ़ाते हुए कहा, विनोद मिश्रा जी ने अपनी पूरी संपत्ति, ये बंगला, 3 प्लॉट और बैंक में जमा करोड़ों रुपए, सब कुछ सावित्री वृद्ध सेवा ट्रस्ट के नाम कर दिया है। ये सुनते ही रोहित जैसे पत्थर का हो गया। क्या? कविता लगभग चिल्ला पड़ी। ये घर हमारा है, वकील ने सख्त आवाज में कहा। अब नहीं, कानून के अनुसार ये संपत्ति अब ट्रस्ट की हो चुकी है। घर के बाहर खड़े पड़ोसी भी ये सुनकर हैरान रह गए। लेकिन असली झटका अभी बाकी था।
अधिकारी ने अपने बैग से एक छोटा टैबलेट निकाला। उसमें एक वीडियो चलाया गया। वीडियो देखते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था, कविता गुस्से में विनोद मिश्रा के सामने कुत्ते की थाली रख रही थी और रोहित हंसते हुए कह रहा था, यही काफी है तुम्हारे लिए। रोहित के हाथ कांपने लगे। कविता का चेहरा पीला पड़ गया। अधिकारी ने गंभीर आवाज में कहा, यह वीडियो मिश्रा जी ने कुछ दिन पहले रिकॉर्ड कराया था और इसी के साथ इन्होंने घरेलू प्रताड़ना की शिकायत भी दर्ज करवाई है। अब रोहित की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे समझ आ गया था कि जिस आदमी को वो कमजोर समझ रहा था, वो चुपचाप सच का पूरा सबूत इकट्ठा कर चुका था। लेकिन रोहित को अभी ये अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में जो होने वाला है वो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। ड्राइंग रूम में कुछ पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने अचानक समय को रोक दिया हो। रोहित की आंखें अब भी उस टैबलेट की स्क्रीन पर जमी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। कविता के हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो हुआ वो सच था या कोई बुरा सपना। अधिकारी ने धीरे से टैबलेट बंद किया। फिर सख्त आवाज में बोले, मिश्रा जी ने जो शिकायत दर्ज करवाई है उसके आधार पर हमें कार्रवाई करनी होगी। ये सुनते ही रोहित घबरा गया। वो तुरंत विनोद मिश्रा के पास आया। पहली बार उसकी आवाज में घमंड नहीं, डर था। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम आपके अपने हैं। विनोद मिश्रा चुपचाप उसे देखते रहे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी थकान थी। तभी कविता भी रोते हुए उनके पैरों के पास आ गई। पिताजी, हमसे गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन विनोद मिश्रा के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने धीरे से कहा, गलती? फिर उन्होंने जमीन की तरफ देखा। कुछ पल के लिए उनकी आंखें भर आई। फिर उन्होंने रोहित की तरफ देखा और बोले, जिस दिन तुमने मुझे कुत्ते की थाली में खाना दिया था उसी दिन तुम मेरे बेटे नहीं रहे। ये सुनते ही रोहित फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अधिकारी ने वकील की तरफ देखा। वकील ने कागज आगे बढ़ाते हुए कहा, कानूनी रूप से अब यह घर ट्रस्ट की संपत्ति है। आप लोगों को 1 हफ्ते के अंदर यह घर खाली करना होगा। यह सुनकर रोहित और कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस घर को वे अपनी जायदाद समझ रहे थे वो अब उनका नहीं रहा था। बाहर खड़े मोहल्ले के लोग भी सब कुछ देख रहे थे। हर कोई हैरान था। कुछ लोगों की आंखों में विनोद मिश्रा के लिए सम्मान था और रोहित के लिए शर्म। अधिकारी ने विनोद मिश्रा से विनम्रता से पूछा, मिश्रा जी, आप चाहें तो ट्रस्ट की व्यवस्था के तहत वृद्धाश्रम में रह सकते हैं। विनोद मिश्रा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हां, अब वही मेरा घर होगा। उन्होंने आखिरी बार उस बंगले की तरफ देखा, वही बंगला जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से बनाया था, जहां कभी उनकी पत्नी सावित्री की हंसी गूंजती थी। आज उसी घर में उनके लिए कोई जगह नहीं बची थी। लेकिन उनके चेहरे पर अब दुख नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। वो धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़े। पीछे से रोहित रोते हुए चिल्लाया, पापा, एक मौका और दे दीजिए। लेकिन विनोद मिश्रा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि कुछ रिश्ते एक बार टूट जाए तो फिर कभी पहले जैसे नहीं बनते। विनोद मिश्रा गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी धीरे धीरे गेट से बाहर निकल गई और उस दिन पूरे मोहल्ले ने एक बात हमेशा के लिए समझ ली। जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगा दी हो, उसे कभी कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि भगवान का इंसाफ देर से जरूर आता है, लेकिन जब आता है तो पूरी दुनिया को सबक देकर जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही ये भी बताइए कि आप किस जगह से ये कहानी देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें।
जय हिंद।